हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? सभी पढ़ रहे हो? देखो बेटा, इससे पहले हमने एफबीडी की काफ़ी प्रॉब्लम सोल्व करी है। आज हम स्पेशल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्प्रिंग। आज हम सारी प्रॉब्लम स्प्रिंग पे ही बेस्ड क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी को बड़े अच्छे मजे आने वाले हैं। बहुत ही अच्छा लेक्चर है। ठीक है, यहाँ के क्वेश्चन भी नीट और आईआईटी में आते हैं आपके पास। आईआईटी में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स मैं यहाँ पे आपकी सोल्व करूँगी। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं स्प्रिंग की। इसकी बात करते हैं स्प्रिंग की। ठीक है, स्प्रिंग क्या है आपके पास? जैसे आपने देखा होगा स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या होगा? जैसे आपने कहा हेलिकल फॉर्म में, देखो इस तरीके से टर्न करी हुई देखी होगी आपने कभी कोई मेटल की फॉर्म में, उसे क्या कहते हैं? स्प्रिंग। जब हम इसको किसी फोर्स एफ से आगे खींचते हैं, हम किसी फोर्स एफ से मान लें इसको आगे खींचा गया, ठीक है, तो ये डिस्टेंस एक्स हुई। किसी एफ फोर्स से आगे किसी भी रीजन से आपने खींचा, किसी से लटकाया, कुछ भी करा, ठीक है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है एफ एस की। ठीक है, जो स्प्रिंग को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश करता है। आपने स्प्रिंग के ऊपर लोड लटका दिया इसको, जैसे, ठीक है, ऐसे आपने स्प्रिंग के ऊपर क्या लटका दिया? लोड लटका दी। तो स्प्रिंग पे अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है जो स्प्रिंग को अपोजिट डायरेक्शन में लाने की क्या करता है? कोशिश करता है। उसे क्या बोलते हैं? स्प्रिंग फोर्स। इसे क्या बोलते हैं? ये फोर्स वो था जो अप्लाइड फोर्स था। ये कौन सा था? अप्लाइड फोर्स। और ये कौन सा फोर्स? जो स्प्रिंग लगा रही है किस पे? बॉडी को ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए। इसे क्या बोलते हैं बेटा? स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स की जो वैल्यू होती है आपकी एफ एस पी, इसकी वैल्यू होती है वो माइनस के डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स मतलब क्या बताता है? नेट इलोंगेशन, नेट इलोंगेशन, नेट कंप्रेशन। मतलब कि स्प्रिंग को आपने खींचा या स्प्रिंग को कंप्रेस करा, ये हमें बताता है डेल्टा एक्स। कि जब नेट कितना खींचा गया स्प्रिंग, वो क्या बताता है? चेंज इन लेंथ। ये कह सकते हैं चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, कि कितनी लेंथ स्प्रिंग की चेंज हुई, वो क्या कहलाता है? आपका डेल्टा एक्स कहलाता है। ठीक है, तुम्हारी ये स्प्रिंग की ओरिजिनल पोजीशन यहाँ पे थी, खींच के तुम एक्स इधर ले गए, तो ये इसका नेट जो चेंज हुआ वो क्या कहलाएगा? डेल्टा एक्स। ठीक है, कि नेट इलोंगेशन कितना हुआ। ये माइनस साइन क्या बताता है? कि जो स्प्रिंग फोर्स है वो हमेशा आपके पास जिधर डिस्प्लेसमेंट होगी उससे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जो स्प्रिंग फोर्स है, माइनस साइन क्या बता रहा है? कि जो आपके पास जिधर डिस्प्लेसमेंट होगी उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा? आपका स्प्रिंग फोर्स वहां पे लगेगा। क्लियर हुई ये बात? सबको समझ आ गया? ठीक है, तो ये होता है आपका स्प्रिंग फोर्स। क्लियर? नोट करिए अब जल्दी से एक बार इस पॉइंट को, फिर आगे डिस्कस करते हैं। हो गया? अब यहाँ पे ये के क्या है? के को क्या बोलते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट। के को क्या बोलते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या बताता है? स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। ये क्या बताता है? स्टिफनेस। स्टिफनेस वर्ड क्या बता रहा है बेटा आपको? जैसे कोई स्प्रिंग ढीली है, टाइट है, किस तरीके की है। जैसे मैं कहूँ एक स्प्रिंग तो वो है जो आपके पैन में लगी होती है या आपके शूज में लगी होती है, एक स्प्रिंग वो है जो ट्रक में लगी हुई है। तो किसकी स्टिफनेस ज्यादा है? जो ट्रक में लगी, क्योंकि वो बहुत टाइटली बहुत बड़ी होती है वो। ठीक है, तो स्टिफनेस क्या बताता है आपके पास? के क्या बताता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। और स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग के स्टिफनेस को बताता है। जैसे कोई स्प्रिंग ढीली है या टाइट है, मैंने कहा आपके जूतों में लगी हुई स्प्रिंग है, आपके पैन में लगने वाली स्प्रिंग है, वो ढीली स्प्रिंग होती है, थोड़ा सा फोर्स लगाते ही ज्यादा खींच जाती है। ठीक है, जिस स्प्रिंग में लेस फोर्स लगाने पर, ठीक है, लेस फोर्स, थोड़ा सा फोर्स लगाया आपने, तभी आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? मोर हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? मोर। उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? कम होगा। उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? कम। एक मैंने कहा आपने ट्रक की स्प्रिंग थी, ट्रक में लगी बहुत बड़ी सी स्प्रिंग थी, ठीक है, उसमें भी मान ली इसमें तुमने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, इस वाली स्प्रिंग में भी 10 न्यूटन फोर्स लगाया, यहाँ पे भी कितना है? 10 न्यूटन। तो यहाँ पे एक्स क्या होगा? बहुत लेस होगा। यहाँ पे एक्स क्या होगा? बहुत लेस होगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या होगी? लेस हो जाएगी। ठीक है, तो
तो यहाँ पे ये इसकी स्टिफनेस क्या होगी, मोर होगी, इसकी स्टिफनेस क्या होगी आपकी, मोर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट। तो स्टिफनेस मतलब कि कोई स्प्रिंग बड़ी है, ढीली है या टाइट है। जो ढीली स्प्रिंग होगी उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा, जो टाइट होगी उसकी क्या हो जाएगी, ज्यादा। ठीक है, तो ये क्या बताता है आपको, स्टिफनेस को बताता है। नोट हो गया। आगे बात करते हैं स्प्रिंग के अंदर एक कंसेप्ट ध्यान रखो कि जो के है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग के लिए जो के स्प्रिंग कांस्टेंट है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ एल के, स्प्रिंग लेंथ के स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ये ध्यान रखो, स्प्रिंग कांस्टेंट हमेशा लेंथ ऑफ द स्प्रिंग के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ से आईआईटी में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उस बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये स्प्रिंग थी, ये कोई क्या है आपकी एक स्प्रिंग है जिसकी लेंथ एल है, आपने इसको दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो दो पार्ट बना दिया आपने इसके, तो बराबर, तो ये भी L/2 स्प्रिंग कांस्टेंट, ये भी L/2 लेंथ और ये भी L/2, तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये लेंथ L/2 होगी ना, तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा आपके पास, डबल हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 2K, ये भी क्या बन जाएगा आपका 2K। अरे देखो, स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ के, ठीक है, लेंथ हाफ हो गई। ठीक है, तो क्या बन जाएगा K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L/2, K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द L/2। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि K1/K2। ठीक है, पहले क्या था आपके पास, L था, पहले K, ये इसको K कह देते, इसको मैं K1 कह देती हूँ, K1/K। ठीक है, तो K, पहले K की वैल्यू कितनी है, 1/L, तो L ऊपर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, K1 की वैल्यू 2/L, तो आपके पास ये बनेगा, ये आपके पास 1/L और ये बनेगा 2/L। लेकिन भाई कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, K1 है आपके पास 2/L, और उल्टा लिख गई मैं, K1 कितना 2/L और ये कितना 1/L, तो L से L मर गया, तो क्या बना K1 इज इक्वल टू 2K। देखो यही आया है, नहीं आया, बोलो। पहले मान लिया स्प्रिंग की लेंथ L थी, यहाँ से देखो थोड़ा बड़े मेथड से करना चाहते हैं। फिर मैंने कहा मान लिया स्प्रिंग की लेंथ हाफ हो गई, हाफ होगी तो ये 2/L होगी, ये 1 है ये 2 है। ठीक है, 2 को 1 से डिवाइड कर दो, 2 को 1 से क्या कर दो, डिवाइड, K1/K, K1/K, तो ये क्या आया 2 आया, तो K1 किसके बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ K के। तो देखो K1 लेंथ, K1 में लेंथ हाफ है तो स्प्रिंग क्या होगी, डबल होगी। तो स्प्रिंग जब हाफ होगी, लेंथ हाफ होगी, तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी, डबल। वैसे समझ आता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये ज्यादा तो ये कम, ये कम तो ये ज्यादा, ये हाफ होगी तो ये डबल हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास पहला क्वेश्चन बिल्कुल इजी पॉइंट है, स्प्रिंग को जब कट करते हैं तो क्या होता है, अगर लेंथ हाफ होगी तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा। इतना नोट करिए बेटा जल्दी से। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, हो गया नोट, कर लिया नोट इतना। नेक्स्ट देखिए आगे, अगर मान लिया स्प्रिंग को तुमने एन पार्ट में कट कर दिया, ये स्प्रिंग थी जिसकी लेंथ मान लिया L है, उसको 3 पार्ट में कट कर दिया, मान लिया ये 3 पार्ट में, तो L/3 L/3 L/3, ये सब L/3 L/3 हो जाएंगे। देखो हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा इसका K1 स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा 3K के। इनिशियली एक स्प्रिंग थी जिसका लेंथ कितनी थी, L थी, और स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था आपका, K था। जब आपने इसको कट करा, L/3 पार्ट में अलग अलग कट कर दिया, 3 इक्वल पार्ट में, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 3K, इसका भी कितना हो जाएगा 3K, इसका भी कितना हो जाएगा 3K। लेंथ जितनी हाफ होगी स्प्रिंग कांस्टेंट उतने से डबल हो जाएगा। ठीक है, ये L/3 तो ये 3K 3K 3K, जैसे यहाँ पे था ये हाफ हाफ हुआ था तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो गया था आपका, डबल। ऐसे मान लिया आपके पास स्प्रिंग को, ये एक स्प्रिंग है जिसकी लेंथ L है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आपका K है। ठीक है, इसको आपने n इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया,
कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, n इक्वल पार्ट में, l बाई एन, l बाई एन, l बाई एन, n इक्वल पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा इसका 3nk, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा nk, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा nk, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा nk। ठीक है, तो लेंथ को जिस पार्ट से आप लोग डिवाइड करोगे उस पार्ट से उसी अमाउंट से आपका स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाएगा। लेंथ जिस अमाउंट से कम होगी स्प्रिंग कांस्टेंट उसी अमाउंट से आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक स्प्रिंग को कट कर दिया तो आपके पास लेंथ इतने मैटर से कट हो गई तो आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट किस फैक्टर से चेंज हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे, थोड़ा और नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया, नोट कर लिया, 1 2 3 जल्दी नोट करिए। ठीक है, आगे देखिए, आपके पास मान लिया कि ये आपके पास क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। मान लिया फाइंड द, क्वेश्चन है फाइंड न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट if ratio of length 1:2. Find the new spring constant if the ratio of length is 1:2. ठीक है, तो देखिए ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, इसकी लेंथ L है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, और ये लेंथ L किस रेशियो में है, 1:2 के रेशियो में स्प्रिंग को कट करा हुआ है। कितने रेशियो में कट करा हुआ है, 1:2 में। तो देखो इसका मेथड क्या होता है कि आपके पास टोटल लेंथ क्या बन जाएगी, यहाँ रेशियो वाले को 1 + 2 कितना बन जाएगा 3। तो टोटल लेंथ कितनी है स्प्रिंग की, L, ऊपर लिखते हैं टोटल लेंथ, ऊपर क्या लिखते हैं टोटल लेंथ डिवाइड बाय टोटल रेशियो, डिवाइड बाय टोटल रेशियो मल्टीप्लाई बाय जिस रेशियो में डिवाइड करा गया। इसी तरह ये L डिवाइड बाय टोटल रेशियो, और अब रेशियो कितना है स्प्रिंग के लिए, 1 स्प्रिंग के लिए रेशियो कितना था 2, 1:2 में डिवाइड करा था तो 2। तो इसके लिए लेंथ कितनी आ गई, L/3, इसके लिए लेंथ कितनी आ गई 2L/3 आ जाएगी। इसके लिए ये लेंथ, ये स्प्रिंग किस, ये वाली लेंथ, ये टुकड़ा कितने लेंथ का है, L/3 का, और ये वाला टुकड़ा कितने लेंथ का है आपके पास 2L/3 का। ठीक है, तो आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इस वाली स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा 3K/2, इसका कितना हो जाएगा 3K। मैंने क्या बताया था कि उल्टा कर दो, L/3 जिस फैक्टर से कम हुआ उसी फैक्टर से स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा इंक्रीज, उसी फैक्टर से स्प्रिंग कांस्टेंट, वो फिर लॉन्ग मेथड से करना पड़ता, वो करना पड़ता, सीधा सीधा समझ आ रहा है क्योंकि K इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, L की, बिकॉज K इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, L के। तो जो ये रेशियो है उसको उल्टा करके लिख दो स्प्रिंग में, ये L/3 तो ये 3K, ये 2L/3 तो 3K/2। ठीक है, जो लेंथ का रेशियो होगा स्प्रिंग का रेशियो उससे डबल हो जाएगा, लेंथ हाफ होगी तो स्प्रिंग डबल हो जाएगी, लेंथ हाफ होगी तो स्प्रिंग डबल, लेंथ 1/3 तो स्प्रिंग 3K, लेंथ 2/3 तो स्प्रिंग 3K/2। ठीक है, नोट करिए जल्दी से इस क्वेश्चन को भी। अब मान लिया ये रेशियो, और थोड़ा एक एग्जांपल समझ लो, ये कर लिया जल्दी से, कर लिया, जल्दी कर लो, 1 2 3 जल्दी नोट करो। अब इसी क्वेश्चन में मान लिया ये रेशियो कितना हो गया, क्वेश्चन में ये एक क्वेश्चन ए पार्ट बना देती हूँ, क्वेश्चन के बी पार्ट में रेशियो मान लिया आपके पास कितना है 5:3 है, कितना है आपका 5:3। तो स्प्रिंग को अब आपने इस तरीके से कट करा है, किस रेशियो में 5:3 के रेशियो में स्प्रिंग को आपने कट किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कि टोटल स्प्रिंग की लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ L है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आपका K है, टोटल लेंथ L, यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है ये। ठीक है, तो आपके पास क्या बने, देखो रेशियो निकालने का तरीका, टोटल लेंथ डिवाइड बाय टोटल रेशियो, टोटल रेशियो 5 और 3 8, ये किस रेशियो में 5 में, मल्टीप्लाई बाय 5, टोटल लेंथ डिवाइड बाय टोटल रेशियो मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये कितना आया 5L/8, ये कितना आया 3L/8। ठीक है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या बन जाएगा अब आपके पास, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या बन जाएगा 8/5 के, इसको उल्टा कर दिया करो बस। ठीक है, इसको 8/3 के,
ये रेशियो क्या बन जाएगा 8/3 के। तो इस तरीके से आप स्प्रिंग कांस्टेंट क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जल्दी नोट करिए। हो गया नोट? हो गया। अब देखो थोड़ा सा एडवांस लेवल में क्वेश्चन को वो बढ़ा देता है। कैसे? देखो ये हो गया ना। अब देखिए स्प्रिंग इन सीरीज और इन पैरेलल, कि स्प्रिंग्स को आपने सीरीज में लगा दिया और पैरेलल में। ये स्प्रिंग है तो एक स्प्रिंग, इसके बाद दूसरी स्प्रिंग, ठीक है। आपने इस तरीके से स्प्रिंग को क्या लगा दिया, सीरीज में और पैरेलल में। एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आपका K2 है, ठीक है। तो ये किसमें लगी हुई, सीरीज में। जैसे रेजिस्टेंस पढ़ते थे आप लोग, जैसे क्या पढ़ते थे, रेजिस्टेंस। तो इस स्प्रिंग के केस में रेजिस्टेंस का उल्टा बन जाएगा रिजल्ट। रेजिस्टेंस में सीरीज में क्या होता था, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। और पैरेलल में क्या होता था, वहां पे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। अब आपके पास इसका तो स्प्रिंग का केस होगा उल्टा, सीरीज का केस 1/Ks उल्टा होगा रेजिस्टेंस से, क्या बनेगा 1/K1 प्लस 1/K2, ठीक है, प्लस 1 जो भी आएगा और भी आगे। तो ये क्या बनेगा 1/K1 प्लस में 1/K2। अगर पैरेलल की बात करी जाए कि ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये एक स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आपका K2 है, ठीक है। तो अब ये पैरेलल में है तो स्प्रिंग कांस्टेंट की, टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या बनेगी, K1 प्लस में K2। कितनी बनेगी, K1 प्लस में K2। मैंने कहा रेजिस्टेंस से उल्टा होगा, रेजिस्टेंस से क्या हो जाएगा, उल्टा केस। रेजिस्टेंस में जो सीरीज होता है इसमें वो पैरेलल हो जाएगा, तो इसमें जो पैरेलल होता है, रेजिस्टेंस में पैरेलल है, वो स्प्रिंग का क्या बन जाएगा, सीरीज। तो सीरीज में स्प्रिंग का फॉर्मूला ये रहेगा और पैरेलल में स्प्रिंग का फॉर्मूला आपका ये रहेगा आपके पास, ठीक है। आया कैसे करके भी चलो देख लेते हैं एक बार। जब हम दो स्प्रिंग है, बाकी इसको हम लोग 10th यूनिट पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, वहां पे और अच्छे से इसका डेरिवेशन करेंगे। अभी मैं थोड़ा कंसेप्ट बता रही हूँ जस्ट आपको, क्योंकि हमारी ये एफबीडी में थोड़ा सा आया हुआ है, तो स्प्रिंग को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बाकी इसकी डिटेल हम 10th यूनिट पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, वहां पे हम इसको पढ़ेंगे। तो देखिए कैसे आया, ये स्प्रिंग है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट K1, ये स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आपका K2, ठीक है। अब आपके पास ये ब्लॉक है किसी मास m का, तो देखो इस पे फोर्स F लगाया। जब भी हम स्प्रिंग जैसे सीरीज में रेजिस्टेंस में क्या कहते थे कि सीरीज में करंट हमेशा क्या रहेगा आपका सेम। इसी तरह यहाँ पे ये जो फोर्स F से खींचा, तो दोनों पे फोर्स तो F ही लग रहा है ना, तो इन सीरीज फोर्स F क्या रहेगा, सेम रहेगा। F क्या रहेगा, देखो तुम F फोर्स लगा रहे हो तो ये F फोर्स से खींचेंगे दोनों। अब वो ज्यादा या कम हमें नहीं पता, वो डिपेंड करेगा स्प्रिंग के स्टिफनेस के ऊपर या स्प्रिंग कांस्टेंट पे। भाई आपने F फोर्स से खींचा तो वो डिपेंड करेगा इस स्प्रिंग के स्टिफनेस पे या स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट के ऊपर कि स्प्रिंग ढीली है या स्प्रिंग टाइट है, ठीक है। तो लेकिन फोर्स तो दोनों पे F ही लग रहा है ना, तो यहां से मान लिया कि इस स्प्रिंग के कारण जो डिस्टेंस हुई वो x1 खींची और इसके कारण ये कितनी खींची, x2। ये स्प्रिंग x1 खींची और ये स्प्रिंग x2, तो टोटल कितनी खींची है, x इज इक्वल टू x1 प्लस में x2, ऐसा लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। अब फोर्स F को क्या लिख सकते थे, अभी बताया था K इंटू x1। सिर्फ ये माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन को बताता है, अपोजिट में माइनस साइन जो लगाता था ना, मैंने बताया था F इज इक्वल टू माइनस K डेल्टा x। ये माइनस साइन क्या बताता है, अपोजिशन को बताता है सिर्फ, ठीक है। आपके पास डायरेक्शन को बताता है, सिर्फ किसको बताता है, डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में आपको फोर्स लग रहा है। मैं अभी डायरेक्शन की बात नहीं कर रही, मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या बन जाएगी, इसके लिए F1 की वैल्यू है, F की वैल्यू K1 इंटू x, इसके लिए क्या बन जाएगी x1 और इसके लिए क्या बन जाएगी K2 इंटू x2। तो देखो दोनों स्प्रिंग पे लग तो फोर्स F ही रहा है, दोनों स्प्रिंग पे लग तो फोर्स F ही रहा है ना, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे K1 x1 बराबर है K2 x2 बराबर है F के। और जब टोटल स्प्रिंग पे भी F ही लग रहा है, टोटल पे भी क्या लग रहा है, तो टोटल के लिए क्या लिख रखा हमने x, तो उसके लिए क्या लिख देंगे K इक्विवेलेंट इंटू में x, K इक्विवेलेंट इंटू x। ये सारे फोर्स किसके बराबर है, F के।
बाई K1। x2 को क्या लिख सकती हूँ मैं, F बाई K2। इसी तरह इक्विवेलेंट वाले केस में K इक्विवेलेंट इंटू एक्स बराबर F है, तो K x को क्या लिख सकती हूँ, K इक्विवेलेंट को यहाँ से x को F बाई K इक्विवेलेंट। टोटल पूरे सिस्टम को एक स्प्रिंग मान लूं। अब मान लीजिए पूरे सिस्टम को मैं क्या मान लूं, एक स्प्रिंग मान लूं, तो K इक्विवेलेंट स्प्रिंग होगी, और तो वो K इक्विवेलेंट कितनी होगी वो फाइंड आउट करनी है अभी। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी आपके पास, नहीं आया समझ में, फिर से बताती हूँ। देखो क्या कहा आपने, ये इस बॉडी के ऊपर फोर्स आपने F लगाया, ठीक है, तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, ये K2 है, तो देखो पूरे सिस्टम पे फोर्स कितना लग रहा है, F ही तो लग रहा है ना। पूरे सिस्टम पे फोर्स क्या लग रहा है आपका, F लग रहा है, तो इस स्प्रिंग पे भी F फोर्स लगा और इस स्प्रिंग पे भी आपका F फोर्स लगा। ठीक है, अब ये दोनों सेम डिस्प्लेसमेंट से तो नहीं जाएंगी, क्योंकि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या बताता है, स्टिफनेस। स्टिफनेस का मतलब कौन सी स्प्रिंग ढीली है, कौन सी लूज है। जो ढीली होगी वो थोड़ी ज्यादा खिंच जाएगी, तो थोड़ी टाइट होगी वो कम खिंचेगी। ठीक है, इसलिए मैंने इसको मान लिया, इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या मान ली मैंने, x1, इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या मान x1 x2, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकती हूँ मैं, x1 प्लस x2। ठीक है, पूरे सिस्टम पे फोर्स तो F ही लग रहा है ना सीरीज के अंदर, जैसे आप कहते हो सीरीज में करंट क्या होता है, सेम। ठीक है, तो ये पूरे सिस्टम पे फोर्स क्या लग रहा है आपका, F ही लग रहा है, तो यहाँ से आपने x1 x2 निकाला, इसी तरह आपने x भी निकाल लिया। ये सारी वैल्यूज को 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, यूजिंग 2, 3 एंड 4 इन 1। क्या बनेगा, x की वैल्यू क्या बनेगी, F बाई K, क्या बनेगा F बाई K1, ये क्या बन जाएगा F बाई K1। x1 की वैल्यू क्या है, F बाई K1, x2 की वैल्यू क्या है, F बाई K2, F से F चला गया, तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई, 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। समझ आया, तो इस तरीके से, बाकी आप डायरेक्ट याद रख लो, डेरिवेशन तो आपसे 10th यूनिट में पूछा जाता है, यहाँ नहीं पूछा जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में, यहाँ जस्ट मैंने समझाने के लिए बताया। तो जब भी आपके पास सीरीज में होगा तो फोर्स क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। फोर्स सेम लगेगा पूरे सिस्टम के ऊपर, स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, मैंने F को K1 इंटू एक्स लिखूंगी, इस तरह F को क्या लिखूंगी, K2 इंटू x2। ये सब वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। हो गया, चलिए नोट करो, 1 2 3 नोट हो गया। अब देखो नेक्स्ट अगर मान लीजिए पैरेलल में है, अगर स्प्रिंग किस में लगी हुई है आपकी, पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या रहता है, डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगी। ये स्प्रिंग है, ये एक दूसरी स्प्रिंग है, अब ये कैसे लगी हुई है, पैरेलल के अंदर। अब आपने F फोर्स लगाया इस सिस्टम पे, क्या लगाया आपका F फोर्स। अब ये दोनों किसमें, पैरेलल में, तो दोनों पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, सेम, क्योंकि इन दोनों को इस बॉक्स के साथ जुड़े रहना है, तो दोनों सेम डिस्प्लेसमेंट में जाएंगे। दोनों की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वहां पे आपकी सेम होगी। तो मान लिया आपके पास डिस्प्लेसमेंट सेम होगी, तो मान लिया इस पे फोर्स कितना लगा, F1, और इस स्प्रिंग पे फोर्स क्या लगा, F2। भाई डिस्प्लेसमेंट सेम है, स्प्रिंग कांस्टेंट मान लिया अलग अलग है, ये K2 स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये नीचे वाला K1 स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो देखो आपने क्या करना है, दो स्प्रिंग है आपके पास, आपको सेम डिस्प्लेसमेंट में खींचना है। दोनों का एक थोड़ी टाइट है, एक थोड़ी ढीली है, दो स्प्रिंग है, एक थोड़ी टाइट है, एक थोड़ी ढीली है, दोनों को खींचना है आपको सेम डिस्टेंस तक, तो फोर्स तो अलग अलग लगाना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ कि टोटल फोर्स F जो है किसके बराबर होगा, F1 प्लस में F2 के। F को क्या लिख सकती हूँ मैं, K इक्विवेलेंट इंटू एक्स, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो भी होगी, ठीक है, बराबर आपके पास F1 की वैल्यू क्या होगी, K1 इंटू एक्स, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दोनों में सेम होगी। यहाँ पे इन पैरेलल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी आपकी, सेम, डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो K2 इंटू एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, तो K इक्विवेलेंट कितना आ गया, K1 प्लस K2। ठीक है, यही मैंने बताया था आपको। फिर से देख लीजिए, जब पैरेलल में स्प्रिंग लगी होगी तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी, सेम रहेगी। डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी, स्प्रिंग, क्योंकि दोनों को इस बॉक्स के साथ अटैच रहना है, दोनों स्प्रिंग्स को यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों सब सेम डिस्प्लेसमेंट है। मैंने कहा एक स्प्रिंग ढीली है, एक स्प्रिंग लूज है, तो दोनों पे फोर्स अलग अलग लगाना पड़ेगा बराबर डिस्टेंस के लिए। मान लीजिए कोई लूज स्प्रिंग थी, इसको भी एक्स डिस्टेंस तक खींचना है, और इसको भी, ये टाइट स्प्रिंग है, इसको भी एक्स डिस्टेंस तक ही खींचना है, तो इस पे फोर्स लगा F1 लगेगा, इस पे फोर्स क्या लगेगा, F2, तो इस पे फोर्स ज्यादा लगेगा F2 से F1 पे।
ठीक है, तो दोनों पे फोर्स क्या लगेगा, अलग अलग सेम डिस्टेंस के लिए। अब जब F1 और F2 जो टोटल फोर्स, तो टोटल फोर्स तो सिस्टम पे F ही लग रहा है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, F बराबर F1 प्लस में F2, यहाँ से x से x कैंसिल, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो IIT एडवांस में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जल्दी नोट करिए इसको। हो गया, जल्दी नोट करिए 1 2 3। तो अब आपके पास क्या आया कि स्प्रिंग में सीरीज में क्या होगा और स्प्रिंग में पैरेलल में क्या होगा। किसी को ज्यादा भी ना डाले तो फॉर्मूला याद रखो कि स्प्रिंग का सीरीज का फॉर्मूला रेजिस्टेंस से अपोजिट होता है। ठीक है, स्प्रिंग का बाकी ऑसिलेशन पढ़ेंगे 10th यूनिट, वहां पे काफी डिटेल में और पढ़ेंगे, इसका दोबारा से भी करेंगे इस डेरिवेशन को। ठीक है, बाकी मैंने भाई यहाँ पे भी बता दिया आपको, स्प्रिंग के क्वेश्चन कोई बच्चा करे भी तो अभी यहाँ पे देखिए, मान लो क्वेश्चन में पूछा जाता है, एडवांस में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है आपके पास कि ये स्प्रिंग है। ठीक है, ये एक स्प्रिंग है जिसकी लेंथ L है, स्प्रिंग कांस्टेंट K, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, स्प्रिंग डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट, इन 2 इक्वल पार्ट्स, स्प्रिंग डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट्स। तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इसकी लेंथ L/2, इसकी भी लेंथ L/2, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा क्योंकि K इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है L के, अभी पता है पीछे। ठीक है, स्प्रिंग इज डिवाइडेड टू इक्वल पार्ट एंड ज्वाइंट इन पैरेलल, ज्वाइंट इन पैरेलल, ज्वाइंट इन पैरेलल। फाइंड इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो क्या निकालना है आपको, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या करना है आपको, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्प्रिंग डिवाइडिंग 2 इक्वल पार्ट एंड ज्वाइंट इन पैरेलल, फाइंड द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट K, स्प्रिंग कांस्टेंट K निकालना। तो पैरेलल में स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या था, पैरेलल के अंदर Kp = K1 + K2। ठीक है, तो अब K1 किसके बराबर है, 2K, K2 भी किसके बराबर है, 2K, ये K1 और ये आपका K2। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, Kp = 4K। अगले क्वेश्चन में मान लो इसी क्वेश्चन में कहता हो ज्वाइंट इन सीरीज, तो सीरीज के लिए भी कर लेते हैं, वो किसी भी रेशियो में कहे तो आपको सीरीज और पैरेलल का बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। समझ आया, नोट करिए जल्दी से। अब देखो ये नोट हो गया, सभी को समझ आ गया। तो सिंपल सी बात थी कि स्प्रिंग में क्या होगा आपके पास, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं स्प्रिंग के कुछ अच्छे क्वेश्चंस, एफबीडी के क्वेश्चंस आपके। ठीक है, अब हम स्प्रिंग को थोड़ा सा दूसरे लेवल में आते हैं। बट आज का वीडियो लेक्चर सॉरी बेटा थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा क्योंकि टॉपिक तभी कंप्लीट होगा आपका। ठीक है, जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर कि ये एक स्प्रिंग है, जैसे एक मैन था, ये एक मैन है यहाँ पे, ये इसको एक स्प्रिंग कांस्टेंट से यहाँ पे खींच रहा है। ठीक है, ये मैन इसको इधर खींच रहा है, ये मैन इसको इधर खींच रहा है। जैसे हमने देखो स्प्रिंग वाले प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं, एफबीडी की जो प्रॉब्लम्स आएगी फ्री बॉडी डायग्राम, जहाँ पे स्प्रिंग हो ना वहां पे हम लोग स्ट्रिंग से टेंशन टी से रिप्लेस कर देंगे, मतलब स्प्रिंग को स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देंगे। स्प्रिंग है, स्प्रिंग को स्ट्रिंग से रिप्लेस करके क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, लास्ट में फिर एज इट इज पुट कर देंगे। स्प्रिंग को स्ट्रिंग से रिप्लेस करके, स्प्रिंग को स्ट्रिंग मतलब रस्सी से रिप्लेस करके, हमने जैसे पीछे कराया टेंशन टी स्ट्रिंग में ये होगा वो होगा। ठीक है, उसी तरीके से हम सारी प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आइए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, फिर समझ आएगा आपको सारी बातें। बहुत अच्छे सॉल्व क्वेश्चंस अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये एक आदमी है, ये स्प्रिंग को इधर खींच रहा है, मान लिया x1 डिस्टेंस है, ये एक स्प्रिंग को इधर खींच रहा है आपका x2 डिस्टेंस है, स्प्रिंग कांस्टेंट K। ठीक है, तो बताइए तो क्या यहाँ पे आप क्या लिखोगे, F1 = K1x, यहाँ पे क्या लिखोगे K2x, ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखना गलत होगा। देखो स्प्रिंग सेम है तो आपके पास फोर्स सेम रहेगा, स्प्रिंग फोर्स सेम, जैसे मैं कहती टेंशन सेम है तो
स्प्रिंग फोर्स आपके पास फोर्स क्या रहेगा, स्ट्रिंग सेम है तो मैं कहती थी ना, वैसे मैं कहती थी स्ट्रिंग सेम है, स्ट्रिंग सेम टेंशन सेम, इसी तरह मैं कह रही हूँ स्प्रिंग सेम, स्प्रिंग सेम, स्प्रिंग फोर्स सेम, स्प्रिंग फोर्स सेम। स्प्रिंग फोर्स क्या रहेगा, स्प्रिंग, तो स्प्रिंग तो ये एक ही है ना, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, एफ एस पी, स्प्रिंग फोर्स क्या लगेगा, एस के इंटू x1 प्लस x2, यहाँ पे भी ये भी क्या लगाएगा, एफ एस पी के इंटू x1 प्लस x2, अलग अलग नहीं लगाएंगे। स्प्रिंग सेम, स्प्रिंग फोर्स सेम, स्ट्रिंग सेम, टेंशन सेम, सेम कंसेप्ट। मैं कहती थी स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम रहेगी, तो ये स्प्रिंग तो एक ही थी ना, एक आदमी इसको इधर खींच रहा है, एक आदमी इसको इधर खींच रहा है, तो स्प्रिंग सेम रहेगी, तो दोनों के द्वारा फोर्स भी क्या लगेगा आपके पास, जो रिजल्टेंट स्प्रिंग फोर्स लगेगा। देखो ये इसको इधर खींच रहा, तो इसके द्वारा स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगेगा, ये इसको इधर खींच रहा, तो इसके द्वारा स्प्रिंग फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट फोर्स, ठीक है। तो आपके पास स्प्रिंग सेम रहेगी तो फोर्स क्या रहेगा, सेम। तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या था, माइनस के इंटू डेल्टा एस, माइनस सिर्फ डायरेक्शन को बताता है कि डिस्प्लेसमेंट इधर थी, डिस्प्लेसमेंट इधर थी, तो स्प्रिंग फोर्स ऐसे आया, स्प्रिंग फोर्स ऐसे आया, तो F1 की इधर आया आपके पास माइनस एफ एस पी, इधर है तो डायरेक्शन अपोजिट ले लोगे, ये इधर आया तो इसकी डायरेक्शन भी इससे क्या हो जाएगी, अपोजिट, तो माइनस आप ऐसे भी लिख सकते थे माइनस के x1 प्लस x2, तो माइनस सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या लगेगा, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स के, आप ऐसे ना लिख के कि k1 x1 k2 x2 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, के स्प्रिंग सेम रहेगी तो आपके पास स्प्रिंग फोर्स भी क्या रहेगा, सेम। एफएसपी क्या है, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, नोट करिए इसको। जल्दी से नोट कर लीजिए, हो गया नोट, 1 2 3 नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आते हैं आपके एबीडी प्रॉब्लम्स में। जैसे आपके पास क्वेश्चन में कह रहा है, ये एक ब्लॉक है ए, ये एक ब्लॉक है बी, ठीक है, ये आपका ए ब्लॉक है, ये आपका क्या है, बी ब्लॉक है। इन दोनों को स्ट्रिंग की बजाय किसी स्प्रिंग से बांध दिया, ठीक है। पूछ रहा है क्वेश्चन में, फाइंड स्प्रिंग फोर्स ऑफ बोथ द ब्लॉक आर डिस्प्लेस्ड, फाइंड स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स ऑफ बोथ द ब्लॉक, both the block are, A option में displaced, displaced in the same direction, same direction। B option है displaced, displaced in the opposite direction, opposite डायरेक्शन, ठीक है। क्या कह रहा है आपसे, फाइंड द स्प्रिंग फोर्स ऑफ बोथ द ब्लॉक, दोनों ब्लॉक्स का क्या निकालना है आपको, स्प्रिंग फोर्स निकालना है। डिस्प्लेस्ड इन द सेम डायरेक्शन, डिस्प्लेस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, कि दोनों ब्लॉक्स को मान लिया सेम डायरेक्शन में, मान लिया ये भी इधर डिस्प्लेस हुआ और ये भी इधर, ये भी 2 मीटर डिस्प्लेस हुआ और ये भी कितना डिस्प्लेस हुआ, 2 मीटर। दोनों किधर, किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहे हैं, सेम डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसके कारण भी डिस्प्लेसमेंट इधर है और इसके कारण भी क्या है, इधर है, ठीक है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 2 मीटर माइनस 2 मीटर बराबर 0। तो नेट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, जब वो सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेस होंगे, जब वो क्या हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होंगी तो क्या बन जाएगी, 0। जब वो अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहे हैं, इन अपोजिट डायरेक्शन, मान लिया आपकी बार ये इधर 3 मीटर डिस्प्लेस हुआ और ये इधर भी कितना हुआ, 3 मीटर। अभी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहे हैं, इन अपोजिट डायरेक्शन, ये किसमें था, इन सेम डायरेक्शन। जब सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेस होंगे और रिजल्टेंट सब 2 मीटर 2 मीटर ही है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका, 0।
रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अब आपके पास जब ये अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास इन अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा आपके पास, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगी आपके पास 3 + 3, अरे 3 ये एक डायरेक्शन में, इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 मीटर + 3 मीटर कितना हो जाएगा 6 मीटर। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपके पास, डिस्प्लेसमेंट 0 तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स भी तो क्या बन जाएगा आपका 0 बन जाएगा इस केस में। ठीक है, इस केस में स्प्रिंग फोर्स क्या बन जाएगा FSP K × ΔX। अब डेल्टा एक्स कितना आया आपका 6 मीटर, और यहाँ पे आपका डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या थी 0, और स्प्रिंग फोर्स क्या होता है K × डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे तो डेल्टा एक्स 0 तो स्प्रिंग फोर्स भी 0, यहाँ पे डेल्टा एक्स कितना ये तो 6K बन जाएगा। डेल्टा एक्स की वैल्यू 6 और ये आपका स्प्रिंग कांस्टेंट K, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 6K। स्प्रिंग कांस्टेंट मान लिया आप, उसने दे रखा आपको मान लिया 50 न्यूटन, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आपका 50 न्यूटन है। ठीक है, तो पुट कर दो यहाँ पे, तो FSP क्या बन जाएगा 6 × 50, तो कितना आ जाएगा 300 न्यूटन, कितना आ जाएगा आपका 300 न्यूटन। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते थे स्प्रिंग फोर्स। फिर से नहीं समझ आया, देखिए एक बार तो वो दोनों स्प्रिंग पे फोर्स ये भी इधर लगा रहा है और ये भी इधर लगा रहा है। ठीक है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स क्या होता है नेट इलोंगेशन। भाई इसने भी फोर्स इधर लगाया और इसने भी इधर फोर्स लगाया, तो दोनों ने सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो नेट इलोंगेशन क्या हुआ, इसके द्वारा फाइनल माइनस इनिशियल डेल्टा एक्स को क्या लिखते हो x2 - x1 ये लिखते हो ना, नेट चेंज इन लेंथ, नेट चेंज इन लेंथ। डेल्टा एक्स क्या होता था नेट चेंज इन लेंथ, तो ये क्या बन गया आपका 0। जब आपके पास डेल्टा एक्स 0 है तो स्प्रिंग फोर्स भी क्या हो गया 0। जब वो अपोजिट डायरेक्शन में, वो इसको इधर डिस्प्लेस कर रहा है इसको इधर, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी 3 मीटर - -3 मीटर, तो कितना आ गया 6 मीटर। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, इसमें डायरेक्शन दोनों की सेम थी। ठीक है, तो ये यहाँ पे K की वैल्यू मान ले 50 न्यूटन दे रखी है, इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो स्प्रिंग फोर्स कितना आ जाएगा 300 न्यूटन। समझ आया आई थिंक सभी को, जल्दी नोट कर लीजिए। सिंपल था, सिर्फ ये ध्यान रखना था, बस ये ध्यान रखना था नेट इलोंगेशन सेम डायरेक्शन में होगी तो 0 और अपोजिट में होगी तो वो ऐड हो जाएगी, अपोजिट में होगी तो वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके पास मान लिया, अब आते हैं आपके पास एबीडी के क्वेश्चंस। अभी तक तो बेसिक चला आपका, अब आपका जो आपने अभी तक पढ़ा उस पे आते हैं। अभी तक आपने क्या पढ़ा बेटा, आप पीछे पढ़ के आए थे कि ये एक ब्लॉक है, इसको स्ट्रिंग से बांध दिया, तो आप क्या कहते थे टेंशन T और ये वेट के कारण फोर्स mg, तो आप कहते थे T = mg, ये कहते थे ना। इसी तरह मैंने ये कहा कि यहाँ पे आपके पास ये एक स्प्रिंग है, इसको एक ब्लॉक से बांधी स्प्रिंग थी। ठीक है, तो आपके पास ये मास m है, तो अब मास m के कारण वेट के कारण फोर्स क्या लगेगा mg लगेगा। ठीक है, तो आफ्टर इक्विलिब्रियम पोजीशन, देखो यहाँ पे स्प्रिंग में ऑसिलेशन भी होता है, जब किसी चीज को खींचते स्प्रिंग ऑसिलेट करती है ऐसे ऐसे, तो उन ऑसिलेशंस को अभी हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ऑसिलेशंस हम 10th चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी नहीं। ठीक है, तो आपके पास अज्यूम नो ऑसिलेशन, हम क्या मान के चले, अब के सारे क्वेश्चन आप जो भी सारे क्वेश्चन करवाऊंगी उनमें क्या अजम्पशन है बीडी में, अज्यूम नो ऑसिलेशन, अज्यूम नो ऑसिलेशन, कोई भी ऑसिलेशन आपका नहीं हो रहा। ठीक है, कोई भी ऑसिलेशन वहां पे नहीं हो रहा, और सिस्टम जैसे देखो इसको खींचेंगे, इसमें वेट लटकाएंगे तो खींचेगा, और भाई स्प्रिंग के ऊपर कुछ लटकाएंगे तो खींचेगा, तो एक टाइम के बाद वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन ले लेगा। और यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे आप लोग कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कि स्प्रिंग अटेंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन कि स्प्रिंग ने कौन सी पोजीशन अटेंड करी हुई है इक्विलिब्रियम पोजीशन। कब, जैसे हम मास लटकाते तो स्प्रिंग ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट करती, लेकिन कुछ देर बाद वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाती। तो प्रॉब्लम्स को कहां से सॉल्व कर रहे हैं अभी यहाँ पे कि जब उसमें कोई भी ऑसिलेशन नहीं है और वो कहां पे है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, आफ्टर अटेनिंग द इक्विलिब्रियम पोजीशन, कि उसने कौन सी पोजीशन अटेंड कर ली आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या कर ली अटेंड कर ली।
ठीक है। तो देखो ये mg फोर्स, तो जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि ये क्या हो रहा है तो FSP को T से रिप्लेस कर लिया। किससे रिप्लेस कर लोगे? T। जैसे स्ट्रिंग में टेंशन T लगती थी, स्प्रिंग में टेंशन T लगती थी, इसी तरीके से यहाँ पे तो इधर ऊपर की डायरेक्शन में क्या लगेगा आपका FSP, स्प्रिंग फोर्स आफ्टर अटेनिंग द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है। स्प्रिंग के ऊपर जैसे इस वेट के कारण, ब्लॉक के वेट के कारण फोर्स mg लगेगा, तो इस स्प्रिंग के ऊपर, स्प्रिंग इसको ऊपर की डायरेक्शन में लाना चाहेगा ब्लॉक को, तो वो एक स्प्रिंग फोर्स लगाएगा। तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या बन जाएगी? FSP। जैसे यहाँ पे T बन गई थी, ठीक है, और ये जैसे T भी अवे फ्रॉम द पॉइंट लगता था, स्प्रिंग भी अवे फ्रॉम द पॉइंट लगेगा, स्प्रिंग फोर्स भी क्या लगेगा? अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो यहाँ पे आपकी FSP की वैल्यू कितनी हो जाएगी? mg। FSP की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? mg हो जाएगी यहाँ से। ठीक है। तो जहाँ पे या मैं यहाँ से भी कह सकते हैं ना, देखो T बराबर FSP, तो FSP बराबर mg। तो जहाँ पे तुम्हें स्ट्रिंग में कंफ्यूजन हो तो स्प्रिंग को स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दो। स्प्रिंग को किससे रिप्लेस कर दोगे? स्ट्रिंग से। नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए एक छोटा सा पॉइंट और, ये इक्विलिब्रियम में देखिए, ये पहले ये थी इक्विलिब्रियम में, ये खींच के मान लीजिए पहले ऐसे लटकाई, फिर ये इक्विलिब्रियम में आएगी, थोड़ी खींचेगी, स्ट्रिंग जो है थोड़ी सी खींच जाएगी और खींच के थोड़ी नीचे आई, तो वो मान लीजिए कितनी खींची? डेल्टा एक्स। कितनी खींची आपके? डेल्टा एक्स। कितनी खींची हुई है? डेल्टा एक्स। अरे मैं क्या कह रही हूँ कि जैसे लटकाया आपने तो वो क्या होगी? ऑसिलेट करेगी और वो एक स्ट्रिंग खींचेगी, स्प्रिंग खींचेगी ना, कोई वेट लटकाओगी और वो खींच के अपने एक इक्विलिब्रियम पोजीशन ले लेगी। उसके बाद ज्यादा तो नहीं खींच, जितना वेट है वेट के अकॉर्डिंग एक बार खींच के वो इक्विलिब्रियम पोजीशन वहां पे ले लेगी। तो मान लो कह दे डेल्टा एक्स खींच रही है, वो यहाँ से इक्विलिब्रियम से कितनी नीचे चली गई? वो डेल्टा एक्स नीचे चली गई। तो बात तो वही है कि ऊपर स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, ये वेट के कारण फोर्स क्या लगेगा आपका? mg। तो ये तो आपने पता लग ही लिया। तो FSP किसके बराबर होता है? K इंटू डेल्टा एक्स बाई mg। तो K यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी? mg बाई K। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नहीं आया बात समझ में? भाई मैंने कहा उसे इक्विलिब्रियम पोजीशन ली, इक्विलिब्रियम पोजीशन में जैसे पहले वेट, पहले ये स्प्रिंग ऐसे थी, कुछ नहीं लटका हुआ था, ठीक है। अब जैसे तुमने इसको वेट लटकाया तो वो कुछ खींचेगी, कुछ वेट लटकाया तो वो नीचे आएगी और एक टाइम के बाद वो इक्विलिब्रियम पोजीशन ले लेगी। तो वो मान लो कितनी खींची? मान लो डेल्टा एक्स खींची। कितनी खींची? ये स्प्रिंग यहाँ से इसी स्प्रिंग को इधर बना रही हूँ, ठीक है। कितनी खींच गई? वो डेल्टा एक्स। और इक्विलिब्रियम पोजीशन में वो कितने डिस्टेंस पे खींच के आ गई? डेल्टा एक्स पोजीशन पे आ गई वो, ठीक है। तो वो कहता है तो स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर आया? mg के। तो F बराबर क्या होता है? FSP की वैल्यू क्या होती है? K डेल्टा x इज इक्वल टू mg। तो डेल्टा x की वैल्यू क्या आ जाएगी? mg बाई k। नोट करिए, समझ आ गया? बेटा थोड़ा सा ना समझ आए तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना एक बार, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अभी मैं आपको जैसे देखो स्ट्रिंग में यहाँ पे रिप्लेस करके दिखाया मैंने कि T बराबर mg। और क्वेश्चन करते हैं ऐसे, पुल्ली वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं यहीं पे ऐड करके। आपके पास ये मान लिया एक पुल्ली है, ठीक है, और ये यहां से भी किसी स्प्रिंग से ऐसे लटक के आई हुई है, इसका मास m है, और ये यहां से भी, ये सब स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग ये यहां पे लटकी हुई है, ठीक है। ये मास m है, ये मान लिया मास आपका 2m है, ठीक है। ये मास m है और ये मास कितना आपका 2m है। अब वही निकालना है आपको, टेंशन स्प्रिंग फोर्स निकाले, फाइंड स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा, जब भी स्प्रिंग का क्वेश्चन हो तो उसको किससे रिप्लेस कर दो? स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दो ऐसे सिचुएशन में, तो तुम्हें इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। या वैसे करते हो तो देखो मैं बताती हूँ, मैं दोनों तरीके से बताती हूँ। ये वेट के कारण फोर्स 2mg लगेगा यहाँ पे, ठीक है। आपके पास 2g, ये 2 किलोग्राम का, मैं 2 किलोग्राम कह देती हूँ, इसको मैं 1 किलोग्राम कह देती हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास 2g फोर्स लगेगा। मैंने अभी बताया कि ये स्प्रिंग फोर्स FSP अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स क्या लगेगा? इन अपोजिट डायरेक्शन। इसी तरह ये 1g लगेगा और ये स्प्रिंग फोर्स लगेगा जैसे स्ट्रिंग में लगता था, जैसे स्ट्रिंग मतलब रस्सी में लगता था। इसका एक्सेलरेशन मान लो ऊपर हो रहा है, इसका एक्सेलरेशन किधर होगा? ऑब्वियस सी बात है, नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको कैसे निकालोगे? यहाँ से देखो क्या बना, ये अब बनाओ FBD, जिधर एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में फोर्स को पॉजिटिव,
तो एफ एस पी माइनस जी बराबर एम ए, नंबर 1 इक्वेशन। इसी तरह यहां से बनाओ एफ एस पी, अब एक्सेलरेशन नीचे है, क्या लिखोगे 2g माइनस एफ एस पी, 2g माइनस एफ एस पी बराबर 2a। ठीक है, ये आ जाएगा यहां से, ये इनको ऐड कट कर दो, तो ये बना g बराबर 3a। a की वैल्यू कितनी आ गई g/3, एक्सेलरेशन कितना आ गया g/3, यहाँ पुट कर दो a की वैल्यू, तो एफ एस पी माइनस जी बराबर g/3, तो एफ एस पी कितना आ गया g/3 प्लस g, तो एफ एस पी की वैल्यू कितनी आ गई 3g प्लस 3g, कितना आ गया ये 4g/3। तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई 4g/3, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई 4g/3। मैंने कहा कि किसी बच्चों का ऐसा कुछ कंफ्यूजन लगता भी है तो क्या कर दो, ये स्प्रिंग है, इसको एक स्ट्रिंग से रिप्लेस कर लो अपनी सुविधा के लिए, अपनी सुविधा के लिए इसको एक स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो देखो ये 1 किलोग्राम का ब्लॉक था, ऐसे क्वेश्चन बहुत करे अभी पीछे भी, तो ये क्या लगा 2g, ये टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट, ये टेंशन अवे फ्रॉम द, स्प्रिंग फोर्स को टेंशन की तरह कंसीडर कर लिया करो, आंसर हमेशा सही आएगा। ठीक है, ये आपका 1g। ठीक है, एक्सेलरेशन किधर हो रहा है ऊपर की डायरेक्शन, ये एक्सेलरेशन किधर हो रहा है नीचे की डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा t माइनस जी बराबर 1a, ये क्या बन जाएगा इधर से 2g माइनस t बराबर 2a। ठीक है, ये बन जाएगा 1a था, 1a लिख दिया, तो टेंशन से टेंशन चला गया, तो ये बना g बराबर 3a, तो a की वैल्यू कितनी आई g/3, यहाँ पुट कर दो a की वैल्यू इस इक्वेशन में, तो t माइनस जी बराबर g/3, इसको उधर ले जाओगे तो t की वैल्यू कितनी आई 4g/3। मैंने कहा टेंशन जो है बराबर है एफएसपी के, टेंशन बराबर है एफएसपी के, तो मैं क्या कह सकती हूँ एफएसपी कितना आया 4g/3। ठीक है, तो देखो एक ही बात है, तो तुम्हें जब स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस को देखने में प्रॉब्लम लगेगी, स्प्रिंग कैसे क्या हो गया, तो तभी आप उसको एक स्ट्रिंग से रिप्लेस कर लिया करो। किससे रिप्लेस कर लोगे, एक स्ट्रिंग से रिप्लेस कर लो। ठीक है, अब वो मान लो यहाँ पे रीडिंग भी पूछे, यहाँ पे क्या पूछे रीडिंग, मान लो यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा रखी है, यहाँ पे भी एक स्प्रिंग लगा रखी है और एक दूसरी स्प्रिंग, यहाँ पे भी एक स्प्रिंग है यहाँ पे, तो बताइए रीडिंग, तो इसमें देखो अवे फ्रॉम द पॉइंट टेंशन टी होगी, अवे फ्रॉम द पॉइंट टेंशन टी, तो ऊपर टेंशन कितनी हो जाएगी 2t, ऊपर टेंशन क्या हो जाएगी 2t, तो अब आपका एफएसपी जो है यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा 2t के बराबर हो जाएगा, एफएसपी किसके बराबर होगा 2t के, तो एफएसपी, तो ये जो रीडिंग दिखाएगा, ये रीडिंग कितना दिखाएगा 2t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4g/3, कितना आ जाएगा ये 8g/3, कितना आ जाएगा 8g/3। तो ये जो स्प्रिंग है ना इसकी रीडिंग कितनी दिखाएगा 8g/3, स्प्रिंग बैलेंस नहीं होता, रीडिंग मेजर करता है, एक स्प्रिंग है वेट लटका दिया वो रीडिंग दिखाता है आपके पास, तो कितनी रीडिंग दिखाएगा 8g/3 रीडिंग दिखाएगा। तो रीडिंग भी पूछ लेता है स्प्रिंग के अंदर कि ये स्प्रिंग कितनी रीडिंग शो करेगी 8g/3, देखो समझ आया ना। अरे ये आपके पास यहाँ से 2t, ये t, तो टोटल कितना लगा 2t, तो स्प्रिंग फोर्स भी कितना लग रहा है यहाँ पे, वही एफएसपी फोर्स लगेगा, तो एफएसपी किसने के बराबर हो गया 2t के बराबर, तो आपने t निकाल चुकी है, t कितना निकाला 4g/3, अरे t टेंशन कितना निकाला हुआ है 4g/3 निकल गया ना, तो यहाँ से आपका ये सोल्व हो जाएगा। ऐसे अभी आपके और ऐसे क्वेश्चन काफी है, रुको 1 सेकेंड, अभी इसमें कंफ्यूज मत हो, अभी एक और अच्छा क्वेश्चन दूंगी उसमें समझ आ जाएगा। इतना समझ आ गया, ये इतना इसको भूल जाओ थोड़ी देर ऊपर वाले, ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि टेंशन ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो जब भी आपके पास स्प्रिंग का ऐसा क्वेश्चन हो तो उसको उससे रिप्लेस कर दो स्ट्रिंग से, तो आप स्ट्रिंग वाली प्रॉब्लम तुमने बहुत सारी सॉल्व करी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, जल्दी नोट कर लीजिए इसको। हो गया, अब एक क्वेश्चन देखिए, अब एक क्वेश्चन ऐसा है आपके पास अगला नेक्स्ट, मैं यहां से इसको हटा दूं, ये आपके पास स्प्रिंग है और यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा दी, यहाँ पे क्या लगा दी एक स्प्रिंग लगा दी। क्वेश्चन में पूछ रहा व्हाट इज द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग की रीडिंग क्या होगी, ये हटा दो इधर से, यही क्वेश्चन है सेम, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग। इसी क्वेश्चन में क्या पूछा, इसी क्वेश्चन में क्या निकाला था, इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा था, इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड टेंशन, ठीक है, फाइंड स्प्रिंग रीडिंग, फाइंड स्प्रिंग रीडिंग, स्प्रिंग रीडिंग।
जो कि मैं आपको अभी समझाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या पूछ रहा है वो आपसे? स्प्रिंग की रीडिंग पूछ रहे हैं। तो स्प्रिंग की रीडिंग क्या हो जाएगी? मैंने कहा इसके ऊपर टेंशन क्या लगेगी आपकी? 2T। कितनी लगेगी? 2T। तो स्प्रिंग फोर्स देखो, टेंशन आपका निकल गया, ये रहा, एक्सेलरेशन आपका निकल गया, ये रहा। ठीक है, एक्सेलरेशन और टेंशन तो निकाल दिया आपने पिछले इक्वेशन में। अब वो ये पूछ लेता है कि रीडिंग कितनी दिखा रहा है, तो रीडिंग क्या हो जाएगा? FSP बराबर कितना हो जाएगा? 2T के बराबर। क्योंकि देखो ये स्प्रिंग फोर्स लगेगा ऊपर, स्प्रिंग फोर्स लगेगा अवे फ्रॉम द पॉइंट, और वो कितना लग रहा है? 2T। या मैं कह दूं FSP माइनस T, मैं ऐसे भी कह सकती हूँ, किसी को डायरेक्ट ना समझ आ रहा तो ऊपर फोर्स क्या लगा? FSP, नीचे क्या लगा? माइनस टी बराबर 0। तो FSP बराबर 2T आ गया, नहीं आ गया? तो स्प्रिंग फोर्स इस कितनी रीडिंग दिखाएगा? बैलेंस 2T। T की वैल्यू कितनी आई? 4G/3। अब समझ आ गया? P कितनी आ जाए? 8G/3। तो स्प्रिंग बैलेंस जो है वो कितनी रीडिंग दिखाएगा आपको? 8G/3। स्प्रिंग बैलेंस कितनी रीडिंग दिखाएगा? 8G/3। ये जो स्प्रिंग से ये लटका हुआ था ये सिस्टम, ये कितना, ये क्वेश्चन ऐसा ही है। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने स्प्रिंग को रिप्लेस करके दिखाया था, ठीक है। अब मैंने ये क्वेश्चन ऐसे दे रखा था कि ये स्ट्रिंग से लटका हुआ है, ऊपर स्प्रिंग लगा रखी है, ठीक है। यार मैंने बताया कि स्प्रिंग वाले में भी तुम कर सकते हो सोल्व उसमें। तो ये कितना आ जाएगा? ये ऊपर वाला जो स्प्रिंग लगा हुआ है ये कितनी रीडिंग शो करेगा? 2T। T की वैल्यू कितनी है? 4G/3। तो यहाँ पे ये पुट कर दो। समझ आ गया? नोट करिए जल्दी से। तो थोड़ा सा तो बेटा IQ लेवल तो इसमें लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन, थोड़ा बस एक तो टॉपिक और फिर इजी क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। समझ आ गया? अब इसी क्वेश्चन में मान ले वो ये पूछे, बताइए नेट इलोंगेशन कितना? एक पार्ट और पढ़ा दूं इसी क्वेश्चन में, फिर अलग से नहीं करना पड़ेगा। इसी क्वेश्चन का ये A पार्ट था, इसी क्वेश्चन का ये B पार्ट, ये C पार्ट। D पार्ट में कहता है रीडिंग, D पार्ट में पूछ रहा है डेल्टा x, कुछ नहीं, FSP को किससे लिख दो? K इंटू डेल्टा x। कितना इलोंगेशन हुआ भाई? ये इससे लटका हुआ है तो डेल्टा x कितना खींचा स्प्रिंग, कितना आ जाएगा? 8G/3। तो डेल्टा x कितना आ जाएगा? K 8G/3 इंटू K। अब K की वैल्यू जो भी आपको क्वेश्चन में देगा उससे सोल्व हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में वो पूछता है डेल्टा x। तो ये स्प्रिंग देखो, ऑब्वियसली बात है, स्प्रिंग से कुछ लटका हुआ है नीचे तो खींचेगा तो सही ना वो, तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? तो स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया। स्प्रिंग को क्या लिख सकते हैं? स्प्रिंग फोर्स को K इंटू डेल्टा x। क्या लिख सकते हो? K इंटू डेल्टा x। तो यहाँ से क्या निकल गया आपका? डेल्टा x भी निकल गया, ठीक है। नोट हो गया? अब देखो कुछ अच्छे क्वेश्चंस। अब यहां तक की बात तो आपके बोर्ड के लेवल के एक पॉइंट से थी। अब जो क्वेश्चन आएगा वो आपका नीट में पूछा जाता है, IIT में पूछा जाता है। कैसे? अब आगे बढ़ते हैं। ये नोट हो गया? जल्दी नोट कर लीजिए। हो गया? अब वो स्प्रिंग को या स्ट्रिंग को कट करेगा। अब क्वेश्चन करेंगे कि स्प्रिंग को कट कर दिया, स्ट्रिंग को कट कर दिया, तो बताइए आप, जैसे वो कहता है ऐसे क्वेश्चन बनेंगे कि आपने एक स्प्रिंग ली, उससे कुछ लटका रखा था, उसको कट कर दिया, तो बताइए अब रीडिंग क्या हो जाएगी? ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके पास मान लिया ये एक ब्लॉक है, स्प्रिंग है, और ये एक ब्लॉक था जिसका मास m था, ये स्ट्रिंग है, ये एक ब्लॉक है जिसका मास 2m है, जिसका मास कितना है? मान लिया आपका 3m लिख लो, जिसका मास कितना आपका 3m है, ठीक है। तो ये कह रहा है आपके पास क्वेश्चन में आफ्टर इक्विलिब्रियम, आफ्टर अटेनिंग इक्विलिब्रियम, आफ्टर अटेनिंग इक्विलिब्रियम string is cut, find acceleration of the blocks। इस स्ट्रिंग को कट कर दिया, स्ट्रिंग को क्या कर दिया? कट कर दिया। तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक और स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू बताइए, ठीक है। वो ये कह रहा है आफ्टर अटेनिंग द इक्विलिब्रियम, इस स्ट्रिंग को यहां से क्या कर दिया? कट कर दिया। क्या कर दिया? कट कर दिया। तो बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा? तो सबसे पहले मैं सिंपल केस की बात करती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है, ये स्प्रिंग है,
इधर बना लो नीचे। इसकी ये क्वेश्चन है आपका। मैंने पहले क्वेश्चन में ये स्प्रिंग थी, इसका मास m था, इसका मास मान ले कितना आपका 3m। ठीक है, पहले ये बंधे हुए स्ट्रिंग को कट करने से पहले, पहला कौन सा केस डिस्कस करें? बिफोर कटिंग। बिफोर कटिंग, बिफोर कटिंग, पहले बिफोर कटिंग बनाएंगे हमेशा इस तरह क्वेश्चन में। बिफोर कटिंग तो देखो वेट के कारण फोर्स नीचे क्या लगेगा 3g, ठीक है, टेंशन T ऊपर लगेगा। इसी तरह ये टेंशन T इधर लगेगा। ये टेंशन T किसके बराबर है 3g के, तो ये टेंशन T किसके बराबर, अरे यहाँ से T बराबर 3g, तो T की वैल्यू कितनी होगी 3g। इस वाले ब्लॉक से देखो, नीचे वाले इस वाले ब्लॉक से T बराबर 3g हो गया। तो ये ऊपर क्या लगेगा स्प्रिंग फोर्स, ऊपर क्या लगेगा आपका स्प्रिंग फोर्स। इसमें ये वेट के कारण फोर्स क्या लगेगा g, mg सिर्फ, अरे ये 1 का है ना, 1 किलोग्राम का है, ये 1 किलोग्राम लिख लो, ये आपका 3 किलोग्राम। आप समझ आता है, एम से चक्कर छोड़ो। तो ये बना g, ये आपका 3g। तो देखो स्प्रिंग फोर्स इस दोनों से अपोजिट लग रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी g और 3g कितनी हो जाएगी 4g। ये बात नहीं आई समझ में? देखो फिर से देखो, ये टेंशन T इस 3g के बराबर होगा, ये बात समझ आ गई। तो ये T टेंशन 3g है, तो ये टेंशन भी कितना होगा 3g होगा। इतनी बात समझ आई। अब इस ब्लॉक के ऊपर एक g ये लग रहा, एक 3g ये लग रहा, तो g प्लस 3g कितना लगा 4g। तो जितना ये नीचे है उतना ही स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, उससे अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये FSG की वैल्यू कितनी आ रही है 4g। अब उसने क्वेश्चन में कहा कि स्प्रिंग को कट कर दिया, स्प्रिंग को क्या कर दिया कट कर दिया। तो जैसे स्प्रिंग यहाँ से कट होगी, तो जैसे ही स्प्रिंग कट होगी, ये जैसे ही स्प्रिंग यहाँ से कटेगी, तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा आपके पास, स्प्रिंग फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे ही स्प्रिंग कट होगी तो स्प्रिंग फोर्स पे कोई इफेक्ट वहां पे नहीं पड़ेगा। बताइए ये बात सही है? जैसे ही आपकी स्प्रिंग कट होगी वहां पे, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? नहीं आया समझ में? चलो पहले 1 मिनट रुको, इसको पहले एबीडी बना दूं मैं। ये बना FSP, ये आपके पास क्या बन रहा है FSP माइनस FSP बराबर G प्लस T। अरे ये FSP है, ऊपर नीचे डायरेक्शन में क्या लग रहा है G प्लस T, ठीक है। इस पे देखो, इस पे क्या लग रहा है T बराबर 3G, T बराबर क्या लग रहा है इस वाले फोर्स के ऊपर, ये किसके बराबर आ जाएगा आपके पास T बराबर 3G। तो FSP की वैल्यू देखो कितनी आई G प्लस 3G, जो कि मैं तुम्हें डायरेक्ट कह रही थी, कितनी आ गई है 4G, कितनी आ गई है आपके पास 4G आ गई यहाँ से, ठीक है। अब मैं यही तो कह रही थी कि ये कितना होगा आपके पास यहाँ पे 4G हो जाएगा। अब वो ये कह रहा है आपसे कि इसने स्प्रिंग को कट कर दिया, स्प्रिंग को क्या कर दिया कट कर दिया, यहाँ से स्प्रिंग को कट कर दिया। तो स्प्रिंग को कट करेगा ना, यहाँ पे स्ट्रिंग को कट करेगा, तो स्प्रिंग फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसको पता ही नहीं लगेगा क्या हुआ, एकदम से ये ब्लॉक एकदम से नीचे गिर जाएगा, लेकिन स्प्रिंग फोर्स पे उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। स्प्रिंग है वो एकदम से अपनी पोजीशन गेन नहीं करती, स्प्रिंग है वो, क्या है वो स्प्रिंग है। थोड़ी देर बाद उसको जस्ट कटिंग, वो बात करता है जस्ट कटिंग की। स्ट्रिंग इज आफ्टर अटेनिंग द इक्विलिब्रियम स्ट्रिंग इज कट, फाइंड द एक्सेलरेशन of the blocks when string just cutting, जैसे जस्ट बाद में क्या होगा इस बारे में वो बात अलग है, वो कह रहे हैं जस्ट कटिंग, जैसे ही वो कटी, वो जैसे ही स्ट्रिंग कटेगी तो इस स्प्रिंग के ऊपर कोई फोर्स इफेक्ट वहां पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसका एपीडी बनाइए, आफ्टर द स्ट्रिंग इज कटिंग, आफ्टर स्ट्रिंग कटिंग, जैसे स्ट्रिंग कट होगी तो एपीडी बनाइए 1 किलोग्राम की, ये 1 किलोग्राम है, ठीक है। इसके ऊपर FSP पे मैं कह रही हूँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये नीचे G लगेगा तो टेंशन क्या हो जाएगी 0। अरे स्ट्रिंग में जैसे ढीली हो गई तो स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, खिंचाव रहा ही नहीं। जैसे स्ट्रिंग को कट करो खिंचाव, तो क्या बन जाएगा, ऐसे ऐसे कट करो खिंचाव, कट हो गया। कट होते ही तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 3G। ये टेंशन जो यहाँ पे 3G लग रही थी वो क्या होगी कट हो गई। यहाँ स्प्रिंग फोर्स को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि उसको पता ही नहीं लगेगा स्प्रिंग को कि वहां पे जस्ट कटिंग के टाइम पे वहां पे क्या हुआ। तो ये टेंशन क्या हो जाएगी आपकी 0।
तो FSP जो है यहाँ पे किसके बराबर आ जाएगा, G के बराबर आ जाएगा। नीचे वाले की एबीडी बनाइए, इसका तो टेंशन 0 हो गया, नीचे वाले के अंदर तो टेंशन क्या बन जाएगा आपका, 0 बन जाएगा। नीचे वाले में टेंशन क्या बन जाएगा आपका, 0 बन जाएगा। बात आई समझ में कि जैसे ही वो कट करेगा तो ये टेंशन क्या हो जाएगा, 0। तो FSP तो आपके पास क्या, देखो जैसे वो कट होगा, देखो यहाँ से जैसे वो कट होगा तो स्ट्रिंग एकदम ऊपर तो उछलेगी ना, तो किसी एक्सेलरेशन ए से ऊपर जाएगी। जैसे आप स्ट्रिंग को कट करोगे तो ये स्प्रिंग एकदम ऊपर उछलेगी, किसी एक्सेलरेशन, ये बॉडी ऊपर जाएगी कि देखो कोई चीज खींची हुई है, ऐसे खींची हुई, उसको कट करोगे तो एकदम ऊपर की डायरेक्शन में जाएगी या नहीं जाएगी, बताओ। अरे कोई चीज ऐसे खींची हुई है, लटकी हुई है, तुमने उसको बीच से रस्सी को काट दिया तो ये ऊपर वाली चीज एकदम ऊपर जाएगी किसी फोर्स से, तो ये किसी एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी। तो लगाइए एक्सेलरेशन वाली डायरेक्शन में फोर्स पॉजिटिव, तो FSP की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहाँ पे FSP की वैल्यू 4G रहेगी। FSP की वैल्यू क्या रहेगी, 4G, ठीक है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स है तो 4G माइनस G बराबर F नेट बराबर M में एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी आपके पास। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 3G, ठीक है। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन की बात करते हैं नीचे वाले की, ठीक है। तो इसमें भी टेंशन तो 0, टेंशन क्या हो जाएगी, 0, ये आपका 3G। ये एक्सेलरेशन ऐसे देखो, जैसे स्ट्रिंग को काटूंगी तो ये ऊपर उछलेगा और ये नीचे आएगा, जैसे स्ट्रिंग को कट करूं खिंचा तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर वाला ब्लॉक एकदम स्प्रिंग के कारण ऊपर उछलेगा और ये नीचे जाएगा एकदम से, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ से 3G बराबर 3A, तो A बराबर आ जाएगा G। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, G के, और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 3G। बात फिर से समझिए क्वेश्चन को। पहले वो कहता है कि जस्ट कटिंग, देखो जस्ट कटिंग, एक बात ध्यान रखना, जैसे स्प्रिंग को जस्ट कट करते हैं तो स्प्रिंग फोर्स में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि स्प्रिंग को पता ही नहीं लगता जस्ट कटिंग के टाइम पे। हाँ, बाद में वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज करके चेंज हो जाता है बाद में, वो बाद की बात नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है जस्ट कटिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्प्रिंग है, इसको स्प्रिंग के पहले एबीडी बनाएंगे आप इसके अकॉर्डिंग। पहले इस तरह के क्वेश्चंस में एबीडी बिफोर कटिंग की बनाएंगे, बिफोर कटिंग के कारण FSP फोर्स निकालो, टेंशन निकालो, ठीक है। अब उसने कहा आफ्टर जस्ट कटिंग, आफ्टर जस्ट कटिंग जैसे ही कट करेंगे तो इसमें ये स्ट्रिंग में टेंशन का मतलब उसमें खिंचाओ, टेंशन का मतलब उसमें खिंचाओ। जैसे स्ट्रिंग कट हो गई तो उसमें टेंशन क्या हो गया, 0। जैसे ही स्ट्रिंग कट हो गई तो टेंशन क्या हो गया, 0। तो टेंशन क्या हो गया, 0। मैंने कहा स्प्रिंग फोर्स पे जस्ट कटिंग के टाइम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बाद में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वो जैसे कट होगी, देखो जैसे यहाँ से कट होगी तो ये एक्सेलरेशन ए से ऊपर उछलेगा, ये एक्सेलरेशन ए से नीचे जाएगा, नीचे वाला ब्लॉक, तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना है, 3G, यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा आपका, G, और स्प्रिंग फोर्स कितना आपका 4G रहेगा, स्प्रिंग फोर्स कितना रहेगा आपका 4G, ठीक है। तो यही पूछा था क्वेश्चन में, आपने निकाल लिया, समझ आया, नोट करिए इस क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जल्दी करिए बेटा, आज का क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा बेटा, आज का वीडियो, सॉरी, जल्दी नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए थोड़ा लिख रही हूँ। ये आपके पास एक सिस्टम दे रखा है, ठीक है, ये आपके पास स्ट्रिंग है, ठीक है। ये कह रहा है इस सिस्टम अटेनिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ अटेन इक्विलिब्रियम स्ट्रिंग इज जस्ट कट, फाइंड A, B एंड C, A, B और C का एक्सेलरेशन निकाल। जस्ट कटिंग, जैसे ही स्ट्रिंग को कट करे, पिछले वाला इक्वेशन, पिछले वाले में 2 ब्लॉक थे, मैंने 3 ब्लॉक ले लिए, ठीक है। तो कहते हैं जैसे स्ट्रिंग जस्ट कट होगी उसके बाद उसका क्या बताइए, वो एक्सेलरेशन बताना है। तो देखो ये स्ट्रिंग है, सबसे पहले मैंने कहा था बिफोर कटिंग की एबीडी बनाएंगे, आप क्या बनाएंगे, बिफोर कटिंग, ठीक है। तो बिफोर कटिंग में देखो इसके वेट के कारण फोर्स mg लगेगा, ये बात दिख रही है साफ साफ, तो स्प्रिंग भी ऊपर FSP लगाएगी, तो यहाँ से ये कंफ्यूज निकल गया इस कंसेप्ट से कि FSP बराबर है किसके, mg के। अरे इन दोनों से देखो FSP बराबर mg। अब यहाँ देखो ये FSP यहाँ भी लगेगा, जैसे स्ट्रिंग में होता था टेंशन T अवे फ्रॉम द पॉइंट, T इधर भी होती थी और T इधर भी, जैसे स्ट्रिंग में होता है, तो FSP इधर भी लगेगा और इधर भी, ये क्या लगेगा आपका 2mg, और ये FSP कितना आपका mg, तो ये T टेंशन कितनी हो जाएगी, देखो ये 2mg और mg कितनी हो जाएगी, 3mg, ठीक है। ये भी कितनी होगी आपकी 3mg, ठीक है। टेंशन तो सेम होगी, स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम, देखो ये 2mg और ये mg, तो नेट टेंशन इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर रही है, तो नेट टेंशन T किसके बराबर हो जाएगी, 3mg की। अब यहाँ पे ये एक mg लगेगा, ठीक है।
तो देखो एक T 3 mg और एक mg, तो ये जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा FSP, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 mg। एबीडी बना के देख लो, मैं सीधा सीधा बना रही हूँ, ठीक है, समझ आया। मैंने कहा था सबसे पहले आप एबीडी बनाएंगे, समझ आ गया। तो देखो ये FSP बराबर mg हो गया। अब यहाँ से देखो 2 mg लगा, ये FSP जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे, जितना T टेंशन ऊपर उतना ही नीचे, तो ये mg। देखो ये 2 mg और ये mg, तो ये T टेंशन इन दोनों फोर्सेज को बैलेंस कर रहा है। 2 mg प्लस mg कितना आ गया 3 mg, कितना आ गया ये आपके पास 3 mg, ठीक है। अब देखो ये 3 mg है तो ये भी कितना होगा 3 mg। T टेंशन स्ट्रिंग टेंशन सेम, तो स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम, ये इस वेट के कारण फोर्स क्या लगा mg। अब ये जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में, ये mg प्लस 3 mg कितना हो गया 4 mg। अब वो कह रहा है स्ट्रिंग जस्ट कटिंग, अब वो इसने इस स्ट्रिंग को कट कर दिया यहां से, इस स्ट्रिंग को यहां से क्या कर दिया कट कर दिया, क्या कर दिया कट। जैसे स्ट्रिंग कट होगी, ठीक है, तो उसका एक्सेलरेशन बताना जस्ट आफ्टर कटिंग द। देखो जैसे स्ट्रिंग कट होगी तो स्ट्रिंग के बाद क्या एबीडी बनाई मैंने, देखो सी ब्लॉक में देखो टेंशन क्या हो जाएगा 0। जैसे स्ट्रिंग कट होगी तो टेंशन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ढीला स्ट्रिंग का जो खिंचाव हो तो बिल्कुल 0 हो जाएगा, तो टेंशन क्या हो जाएगा 0। एफएसपी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पे स्प्रिंग फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्ट्रिंग की कटिंग में। जब स्ट्रिंग कटेगी तो स्प्रिंग फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से आपके पास ये एफएसपी 4 mg बराबर mg। एक्सेलरेशन देखो जैसे स्ट्रिंग को यहाँ से कट हो गई तो ये स्ट्रिंग एकदम ए एक्सेलरेशन से ऊपर उछलेगी और ये किसी ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएंगे आपके पास। बोलो ये वाला ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगा या नहीं आएगा, ये वाला ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगा यहाँ पे आपके पास, ठीक है। तो देखो तो यहाँ से क्या बनेगा आपके पास, तो क्या बनेगा 4 mg माइनस mg बराबर m में। मैंने कहा जिधर एक्सेलरेशन उधर वाले फोर्स को क्या मान लो पॉजिटिव, जिधर एक्सेलरेशन उधर वाले फोर्स को पॉजिटिव। तो AC एक्सेलरेशन ऑफ C ब्लॉक कितना आ जाएगा 3g, एक्सेलरेशन ऑफ C ब्लॉक कितना आ जाएगा 3g। अब देखो एक्सेलरेशन ऑफ 2 ब्लॉक, यहाँ से इस B ब्लॉक के लिए देख लीजिए, B ब्लॉक के लिए देखो ये 2 mg है, टेंशन तो ऊपर 0 हो गया, स्ट्रिंग कट होगी, ऊपर से स्ट्रिंग क्या हो गई कट हो गई, तो टेंशन तो क्या हो गया 0। ये जो 3 mg लिखा हुआ था वो किसके बराबर हो गया 0 के, मैंने यहाँ लिखा है। इसमें एक 2 mg फोर्स लगा, इस फोर्स पे देखो स्ट्रिंग यहाँ से कटी है तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्प्रिंग फोर्स क्या आपका mg, तो ये नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है इसका एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन किधर आ रहा है नीचे की डायरेक्शन में, तो ये कितना आ जाएगा AB 3g/2। तो क्या बनेगा जिधर एक्सेलरेशन क्या बनेगा fg 2 mg प्लस mg 3 mg, जिधर एक्सेलरेशन उधर वाले फोर्स को पॉजिटिव ले लो बराबर नेट m, तो 2m में m से m चला गया तो एक्सेलरेशन ऑफ b कितना आ गया 3g/2 आ जाएगा, ठीक है। इसके एक्सेलरेशन कुछ नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पे जितने एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा उतने से ही आपके पास ये नीचे आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो a का एक्सेलरेशन भी वही होगा जो b का एक्सेलरेशन, समझ आ गया आपके पास। यहाँ से सिर्फ ये पता ये क्योंकि ये दोनों एकदम से नीचे गिरेंगे, ये दोनों एकदम से नीचे गिरेंगे आपके पास, तो यहाँ से एफएसपी बराबर क्या आ जाएगा mg, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। जल्दी नोट कर लीजिए, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बस पीछे वाला ही क्वेश्चन है, बस कितना इसमें मैंने 3 ब्लॉक ले लिया आपको समझाने के लिए। तो स्ट्रिंग जस्ट कटिंग होगी, वहां पे टेंशन 0 हो जाएगी, बस स्प्रिंग फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलग अलग ब्लॉक की एबीडी बना लो, फिर ये देख लो कौन सा ब्लॉक ऊपर जाएगा कौन सा ब्लॉक नीचे। जैसे स्ट्रिंग कट होगी तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, ये वाला ब्लॉक दोनों नीचे आएंगे, तो दोनों सेम AB और A दोनों सेम एक्सेलरेशन से नीचे आ जाएंगे। AC आपके पास 3g के एक्सेलरेशन से ऊपर उछलेगा एकदम से, ठीक है। जल्दी नोट कर लीजिए। हो गया, जल्दी नोट करिए इस क्वेश्चन को। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। इस क्वेश्चन में स्ट्रिंग की बजाय स्प्रिंग को कट करा गया है, जस्ट स्प्रिंग कट, स्प्रिंग कट किसको कट करा गया स्प्रिंग को, जस्ट स्प्रिंग इज कट। तो क्या होगा देखो जब स्प्रिंग कट होगी ना तो फिर स्प्रिंग फोर्स पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर रस्सी कटती है तो स्प्रिंग पे फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब स्ट्रिंग कटती है, लेकिन अगर स्प्रिंग ही कट हो रही है तो स्प्रिंग फोर्स पे इफेक्ट पड़ेगा, ये ध्यान रखना। तो कहता है जैसे जस्ट स्प्रिंग कट होगी तो बताइए सबका एक्सेलरेशन क्या होगा सारे ब्लॉक्स का। स्ट्रिंग जस्ट स्प्रिंग कट, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A, ब्लॉक B एंड ब्लॉक C। सभी का एक्सेलरेशन बताना, ठीक है, ब्लॉक A, B और C का। जैसे ये स्ट्रिंग जस्ट कट होगी आफ्टर अटेनिंग द इक्विलिब्रियम, आफ्टर अटेनिंग द इक्विलिब्रियम,
ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से मैं एपीडी बनाती हूँ। यहाँ से पहले मान लीजिए स्प्रिंग आपके पास कट नहीं हुई है आपके पास, तो देखो एपीडी बनाते हैं। ये फोर्स क्या लगेगा mg, ठीक है, ये स्प्रिंग है बेटा यहाँ पे, तो देखो स्प्रिंग फोर्स FSP लगेगा। तो यहाँ से क्या मिला, FSP बराबर mg है। तो देखो यहाँ पे भी FSP लगेगा, वो भी क्या होगा mg, ये आपके पास 2mg लगेगा। स्ट्रिंग में टेंशन T बराबर ये 2mg प्लस mg कितना हो जाएगा 3mg। इधर भी ये टेंशन कितना होगा T टेंशन T बराबर 3mg, और एक फोर्स क्या लगेगा नीचे की डायरेक्शन में mg। तो स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा 3mg प्लस mg बराबर 4mg। ठीक है, मैंने कहा था पहले क्या बनाओगे एपीडी स्ट्रिंग के कट होने से पहले। ये एपीडी क्या है, बिफोर कटिंग। क्या है, बिफोर कटिंग। ये बात समझ आई। देखो ये mg वेट लगा, ये FSP, तो FSP बराबर mg, तो ये फोर्स mg के बराबर है। इस पे कोई और फोर्स तो लग नहीं रहा इस ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। एक ही 2mg, तो देखो ये 2mg और ये mg, तो टेंशन कितना होगा 2mg प्लस mg 3mg हो गया। तो ये 3mg, तो ये वाला टेंशन भी कितना होगा 3mg होगा। तो ये 3mg और एक फोर्स वेट के कारण mg लगा इस ब्लॉक के ऊपर, तो ये कितना बन गया आपका 4mg। ये कितना बन गया आपका 4mg बन गया। अब देखो वो कह रहा है स्ट्रिंग जस्ट कटिंग आफ्टर कटिंग। अब हम बात करते हैं आफ्टर कटिंग। आफ्टर कटिंग स्ट्रिंग जस्ट कटिंग हुई, जैसे स्ट्रिंग कट हुई तो क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स 0 हो जाएगा। जैसे ही स्ट्रिंग कट होगी तो स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा आपका 0 वहां पे इस वाली स्प्रिंग में, ठीक है। तो आपके पास सी का क्या बनेगा, ये mg फोर्स, ये T टेंशन, ये mg फोर्स है और ये क्या लगेगा आपका T टेंशन लगेगा, ठीक है। अब की बार इस स्प्रिंग को काटा गया ऊपर से, अब की बार क्या करा गया आपने, इस स्प्रिंग को काटा है यहां से, ठीक है। तो यहां से क्या बन जाएगा आपके पास, इसका एपीडी आ जाएगा। टेंशन सेम नहीं रहेगा। देखो जब मैं स्ट्रिंग को कट कर रही थी तो मैं कहती स्प्रिंग फोर्स सेम था, लेकिन जैसे आप स्प्रिंग को काट दोगे तो ये टेंशन फोर्स 3mg नहीं रहेगा, ये चेंज हो जाएगा। ये क्योंकि टेंशन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है फ्रिक्शन की तरह, ठीक है। तो ये देखो पहले की देखो वैसे लॉजिकल वे से सोचो, पहले ये किसी चीज से खिंचा हुआ था, पहले ये किसी चीज से खिंचा हुआ था, हाँ लगा बच्चों बोलो, ठीक है। देखो पहले ये टेंशन इस फोर्स से खिंची हुई है ऊपर, क्योंकि ये स्प्रिंग बंधी हुई थी, तो पहले ये रस्सी खिंची हुई है। अब जैसे इस स्ट्रिंग को कट करेंगे तो कुछ तो लूज होगी ना, ये तो इसकी टेंशन में कहीं ना कहीं तो कमी आएगी, कुछ तो चेंज होगा ही। अब वो कितना चेंज होगा उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे, हमें नहीं पता कितना चेंज होगा, ठीक है। तो टेंशन फोर्स चेंज हो जाएगा, यहाँ पे टेंशन फोर्स पे इफेक्ट पड़ेगा। तो वो मान लिया क्या है T टेंशन, कितना 3mg नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा, वो मान लिया कितना आपका T है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए 2mg के ऊपर, ये आपके पास यहाँ पे T, देखो मैं कह रही हूँ कि स्प्रिंग को काटोगे तो स्ट्रिंग में जो टेंशन लग रही है उसमें चेंज आएगा, ठीक है। तो वो कितना आ रहा है मेरे को नहीं पता, मैंने इसको T मान लिया, ठीक है। इसके एपीडी बनाते हैं, तो इसमें एक 2mg फोर्स लग रहा है, एक ही mg, क्योंकि ऊपर से काटा है स्ट्रिंग को तुमने अब यहां से काटा है, यहां से, ठीक है। तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, इस स्प्रिंग को काटा, इस स्प्रिंग को नहीं काटा आपने, ठीक है। तो आपके पास ये 2mg और ये mg, तो ये एपीडी आ गई ब्लॉक बी की, ठीक है। ब्लॉक ए के लिए एपीडी देखो, इसमें तो ये FSP बराबर mg, तो इसका तो एक्सेलरेशन ही नहीं होगा, इसके एक्सेलरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जैसे पिछले वाले केस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए क्या रहेगा आपका 0। लेकिन देखो जैसे ये स्प्रिंग यहाँ से कटेगी तो ये भी ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगा और ये वाला ब्लॉक भी ए एक्सेलरेशन से नीचे। हाँ इसको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ये स्प्रिंग से बंधा हुआ ऑलरेडी, यहाँ इसकी टेंशन में चेंज आ रहा है, इसलिए ये दोनों सेम एक्सेलरेशन से साथ आएंगे। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं आप लोग, ठीक है। उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से आपके पास फोर्स क्या लग रहा है, ये 2mg इस वाले से बी ब्लॉक के लिए देखो यहाँ से ये mg प्लस mg 3mg माइनस T बराबर 2ma, ये बन गया नंबर 1 इक्वेशन, ठीक है। अब आपके पास इस ब्लॉक के लिए देखिए, ब्लॉक नंबर बी, ब्लॉक नंबर सी के लिए देखिए, ब्लॉक नंबर सी के लिए क्या बन रहा है, ये mg माइनस T, तो ये बन रहा है mg प्लस T बराबर ma। ये भी a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तो मैंने बताया था ये भी a एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, तो मैंने बताया था जिधर एक्सेलरेशन उधर वाले फोर्स को पॉजिटिव, देखो 2mg प्लस mg 3mg
माइनस टी, जिधर एक्सेलरेशन उधर वाले फोर्स को पॉजिटिव, तो मैंने क्या लिखा 3mg माइनस टी बराबर 2ma, नेट एफ नेट बराबर ma, ठीक है। अरे न्यूटन का थर्ड लॉ। अब इसमें देखो एक्सेलरेशन नीचे है तो mg प्लस टी, तो क्या बन गया ये mg प्लस टी, एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में है तो बराबर ma, ठीक है। इसको सोल्व कर लिए, टेंशन से टेंशन कर, एक्सेलरेशन ए कितना आ गया आपके पास 4g/3, तो ब्लॉक बी और ब्लॉक सी दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा 4g/3। ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन क्या होगा 0, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं लगेगा वहां पे, उसको वहां पे कोई कुछ भी पता नहीं लगेगा। क्लियर हो गया, समझ आया। तो ये मैंने वही बताया कि ये भी उसी फोर्स से नीचे आएगा, ये भी उसी फोर्स से वहां पे नीचे आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इस केस में स्प्रिंग को काटा गया था, पिछले दोनों केस में स्ट्रिंग को काटा गया है, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा। आज का वीडियो लेक्चर थोड़ा बड़ा था, पर टॉपिक कंप्लीट नहीं होता, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा लॉन्ग ले लिया, ठीक है। कोई डाउट हो तो अगले नेक्स्ट लाइव क्लास में हम लोग डिस्कस कर लें। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही।